नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। देखिए, अब तक हमने क्या देखा था कि जैसे हमने भारत में संवैधानिक विकास मतलब अभी तक हम संविधान की विकास यात्रा देख रहे थे और उसमें लगभग हमने ये भी देख लिया था कि भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का क्या क्या प्रभाव रहा। जैसे हमने अलग अलग कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों का देखा और उसमें खास प्रमुख था एक 1935 का अपना अधिनियम। ठीक है। अब बात यह है कि भारत में संवैधानिक विकास यात्रा कैसी रही, मतलब भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है उसे हम कब से माने या किस तरह से उसे माना जाए आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी पृष्ठभूमि जो है, इसकी पृष्ठभूमि सिर्फ ये कहती है कि अगर हम बात करें जैसे 1922, ठीक है, 1922 में एनी बेसेंट द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया था। उस समय भी इन्होंने संविधान के निर्माण की बात की गई। तेज बहादुर सप्रू ने 1923 में कहा था। फिर उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आएगी। ठीक है, ये कब आती है? 10 अगस्त 1928 को आती है नेहरू रिपोर्ट। इसकी पृष्ठभूमि कब हुई थी? 10 मई 1928 को बम्बई की एक सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि भारत के लिए भी एक क्या होना चाहिए, भारतीय द्वारा निर्मित एक संविधान होना चाहिए। तो ये लगभग इसकी एक पृष्ठभूमि रही है। इसके पहले लगभग अगर हम बात करें जो 1773 की हम बात करते हैं या उसके बाद के जो एक्ट की बात करते हैं, तो इस समय लगभग 2 युद्ध हो चुके थे। जो एक महान युद्ध रहे 1757 का प्लासी का युद्ध और एक 1764 का बक्सर का युद्ध। इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि रखी है कि भारत में अपने कुछ नियम अधिनियम होने चाहिए जिसके द्वारा, देखिए हम क्या देखेंगे कि जो भारत की राजनीतिक संस्था है, तो भारत की राजनीतिक संस्था में जो भारत के संविधान का निर्माण हुआ है ना, उसकी जो पृष्ठभूमि है लगभग 200 साल का इतिहास है ब्रिटिश का। उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। तो इसे हम देखते भी 2 चरणों में। एक चरण क्या है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत हुए संवैधानिक विकास। ये कौन सा दौर था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पे अभी क्राउन का शासन नहीं आया था। शासन किसका था? कंपनी का था। ये वही कंपनी थी जो लगभग 217 कंपनियां मिलके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलके कहाँ आई थी? भारत में आई थी। लगभग उसके शासन की बात कब करेंगे हम? 1765 से 1857 तक। हालांकि कंपनी आ कब जाती है? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में का निर्माण हो जाता है, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब? 1600 ईस्वी में होगी। इसके बाद इसका अगला चरण क्या पढ़ेंगे हम? ये अगला चरण आएगा ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल के अंतर्गत हुए संवैधानिक विकास। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे क्या कि एक तो क्या कह रहा हूँ मैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे कंपनी का शासन था और इन्होंने नियम मुख्य रूप से कब बनाए? 1765 से कब तक? 1857 तक। और इसके बाद किसका शासन आने वाला है? क्राउन का शासन। क्राउन के शासन की खास बात यह रहेगी कि यहाँ पे जितने भी अधिनियम बनाए जाएंगे वो किस नाम से बनाए जाएंगे? भारत शासन अधिनियम के नाम से बनाए जाएंगे। यहाँ पर जो भी नियम आए, जैसे हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813, 1793 है, 1833 है, 1853 है, कुछ इस तरह के नियम यहाँ पे पारित हुए थे। लेकिन मुख्य रूप से जब क्राउन का शासन आएगा तो नियम किस रूप से आएंगे? भारत शासन अधिनियम। जैसे हम देखते हैं 1919, 1909, 1935 ये प्रमुख है। इसके अलावा 1876 है, 1858 है, ये कुछ प्रमुख अधिनियम इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ये एक छोटी सी ब्रीफिंग है कि भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा। इसके अलावा जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वो आगे कैसे पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान किस तरह से तैयार हुआ। मतलब कि हम उसमें ये देखेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा और उसके संविधान में क्या क्या प्रॉब्लम आई या उस संविधान को तैयार कैसे किया गया, कितने वाचन हुए, जैसे 1, 2, 3 वाचन होते हैं, जिसमें जो द्वितीय वाचन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम कि इसमें कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन से अधिनियम यहाँ पे पारित हुए थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 1600 ईस्वी का कौन सा, क्या एक मैं एक बना देता हूँ। 1600 ईस्वी, फिर 1726 ईस्वी, तीसरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखिए समझते हैं हम इसको क्या है ये। देखिए 1600 ईस्वी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इस 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ था ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कंपनी लगभग कितनी कंपनियों से मिलकर बनी थी? ये कंपनी बनी थी 217 कंपनियों से मिलकर एक कंपनी का निर्माण हुआ था। उसका क्या नाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था इसका। फिर आता है 1726 का चार्टर अधिनियम। समझिए इसमें क्या था। देखिए, जो 1726 का चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? इसके अंतर्गत तीन चीज़ें समझिए आप, कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, क्या है कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी आपकी यहाँ पे, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो राज्यपाल थे, राज्यपाल व यहाँ की जो परिषद थी, ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल और यहाँ की जो परिषद थी, काय का अधिकार दिया इनको? विधि बनाने का अधिकार दिया। समझ रहे हो बात? देखिए, हमने क्या देख रहा, 1600 ईस्वी का एक्ट देखा। इसमें क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1726 के एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसी के राज्यपाल व वहाँ की परिषद को काय का अधिकार दिया गया? विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार काय में दिया? 1726 के एक्ट में दिया गया। अब कौन सा एक्ट आता है आपका? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ब्रिटिश संसद में इस एक्ट के लिए हुआ क्या था? इसके पहले 1772 में संसद द्वारा, जो ब्रिटिश की संसद थी, इस संसद द्वारा एक गोपनीय कमेटी बनाई गई थी, एक गोपनीय समिति बनाई गई थी। इस समिति की अनुशंसा पर ही कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब इसे संसद में पेश किसने किया था? इसे संसद में पेश किया था लॉर्ड नाथ द्वारा। इसे संसद में लॉर्ड नाथ द्वारा पेश किया गया था। देखिए, ऐसा मत समझिए इसको कि ये सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है, कि कंपनी के शासन पर किसका अधिकार हो चुका है? ब्रिटिश का अधिकार हो चुका है, या ब्रिटिश की संसद का अधिकार हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि ये कोई सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि क्या है? ये सिर्फ एक कंपनी पर संसद का नियंत्रण है। बात समझ रहे हो आप? देखिए, तीन चीज़ें हुई। 1772 में गोपनीय समिति द्वारा इसकी अनुशंसा की गई और उससे कौन सा एक्ट लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसे संसद में पेश किसने किया था? लॉर्ड नाथ द्वारा इसे पेश किया गया। ये कोई सत्ता हस्तांतरण नहीं है। क्या है? ये कंपनी पर किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है। अब इसके द्वारा मुख्य हुआ क्या? तो इसके द्वारा मुख्य रूप से क्या हुआ कि जो आपका बम्बई है, बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास के लिए नियम कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर बनाएगा। ठीक है, देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन तीनों के नियम कौन बना रहे थे? ये अलग अलग बना रहे थे, यहाँ के राज्यपाल और यहाँ की परिषद बना रही थी। लेकिन अब क्या कहा गया 1773 के एक्ट के तहत कि बम्बई और मद्रास के लिए भी नियम कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर बनाएगा। और यही बंगाल का गवर्नर अब क्या कहने लग गया? यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लग गया। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। समझ रहे हो बात आप? मैंने क्या बताया कि बम्बई और मद्रास ये किसके अधीन हो गया? बंगाल के गवर्नर के अधीन। और बंगाल का गवर्नर क्या कहलाने लग गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लग गया। और और ये कौन था यहाँ का पहला? वॉरेन हेस्टिंग्स था। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स था और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसी एक्ट के तहत एक और नियम क्या बनाया गया था? एक और चीज़ पारित की गई थी और ये कहा गया था कि इस एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी? 1774 में हुई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1774 में हुई थी। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। और इसके विरुद्ध, मतलब इस न्यायालय के विरुद्ध अगर कहीं अपील हो सकती थी तो वो होती कहाँ थी? इंग्लैंड की प्रीवी
काउंसिल में। ठीक है, अगर इस जैसे अगर न्यायालय में कोई केस गया है तो इसके विरुद्ध अगर अपील करना तो वह अपील कहाँ होती थी, इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में होती थी। इसमें दो तीन चीज़ें बताई मैंने, क्या कि इसे पेश किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड नाथू द्वारा पेश किया गया था। ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, सिर्फ क्या था, कंपनी पर संसद का एक नियंत्रण था। बम्बई और मद्रास किसके अधीन आ गए थे, अब बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए थे। और ये बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाने लग गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसी अधिनियम के तहत या इसी एक्ट के तहत काय की स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये कब हुई थी, 1774 में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्फे थे। और इसके लिए अपील कहाँ होती थी, ब्रिटिश की प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी। अब देखिए, जब यहाँ पर 1726 में क्या था, अलग अलग था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इनके लिए अलग अलग बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करा कि अब बम्बई और मद्रास के लिए भी कोई नियम पारित होगा तो वो नियम कौन बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। या अगर ये कोई नियम बनाते भी है तो वो किसके अधीन रहते हुए बनाना पड़ेगा, इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहते हुए बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और करी, मैं इसे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निदेशक बोर्ड या मंडल का गठन किया गया। कितने सदस्य थे इसमें, इसमें थे आपके 24 सदस्य थे। देखिए, ये 24 सदस्य किसके प्रति रहते थे, ये 24 सदस्य रहते थे बंगाल के गवर्नर और इसकी परिषद। देखिए, बंगाल का जो गवर्नर है, साथ में क्या रहती थी इनकी यहाँ पे एक परिषद। इस परिषद में कितने सदस्य रहते थे, 4 सदस्य। देखिए, ये किसके प्रति उत्तरदायी है, यहाँ के बंगाल के गवर्नरों और उसकी परिषद के प्रति क्या रहते थे, ये उत्तरदायी होते थे। ये बात समझ रहे हो आप। 1772 के संसद में गोपनीय समिति द्वारा इसका गठन किया गया था, लॉर्ड नाथ द्वारा पेश किया गया। ये सत्ता का हस्तांतरण न होकर क्या था, कंपनी पर संसद का नियंत्रण था। बॉम्बे और मद्रास किसके अधीन आ गए थे, बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए थे। और अब ये क्या कहलाने लग गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर जनरल और साथ में क्या था, यहाँ पे उनके साथ एक 4 सदस्यीय परिषद थी। ये 4 सदस्यीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी, एक काय का गठन किया गया था, निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था। और ये बोर्ड किसके प्रति उत्तरदायी था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के प्रति उत्तरदायी था। ये हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, लेकिन उसके पहले एक और देखिए, यहाँ पे एक आता है 1781 का, इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, ये क्या कहा था, या इसे आप 1784 का अधिनियम, सॉरी 1781 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम। 1781 के अधिनियम के तहत क्या कहा गया कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके लिए भी नियम कौन बनाएगा, कलकत्ता की सरकार बनाएगी। ठीक है, एक ये छोटा सा नियम था, अधिनियम आया था, 1781 का अधिनियम आया था। इसमें क्या कहा गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके लिए नियम कौन बनाएगा, कलकत्ता की सरकार ही बनाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है यहाँ पे, और वो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम। देखिए, कोई भी नियम या कोई भी अधिनियम क्यों आता है, पुराने नियमों में कुछ सुधार लाने के लिए या उसकी कमियों को दूर करने के लिए। तो ये किसकी कमी को दूर कर रहा था, 1773 के अधिनियम की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। इसके पहले 2 नियम और आए थे। कौन से आए थे, 2 अधिनियम आए थे। एक इंडियाज फॉक्स एक्ट, और एक आया था डंडास एक्ट। ये दोनों ही अधिनियम पारित नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये दोनों ही अधिनियम पारित नहीं हो पाए थे। तो इसके बाद ये किसके नाम पे लाया गया था, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लाया था।
इस समय यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पिट्स। तो क्या कहा गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया था। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर लाया गया था। अब देखिए यहाँ के जब प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक्ट लाया गया था ना, अब यहाँ पे लगभग एक द्वैत शासन हो गया, समझो आप। एक मैंने क्या बताया अभी कि एक निदेशक बोर्ड का गठन हो चुका था। अब यहाँ पर एक नियंत्रक मंडल का भी गठन किया गया। कितने सदस्यीय? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का क्या किया गया? गठन किया गया था। और ये किस पे नज़र रखता था? ये रखता था नियंत्रक, मतलब ये और नियंत्रक बोर्ड मिलकर किस पे नज़र रखते थे? ये यहाँ के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पे पूरी तरह से नज़र रखते थे। इसी के साथ साथ क्या करा गया यहाँ पे कि कुछ कुछ चीज़ें चेंज किए गए। तो उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और क्या किया? इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई कि अंग्रेजी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए, कि भारत के जो अंग्रेजी अधिकारी अगर उन पर मुकदमा चलाना है तो कहाँ पे स्थापना की गई उसकी? इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 के एक्ट में एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है कि फॉक्स एक्ट को और डंडास एक्ट की कमी, इसको मतलब पारित नहीं हो पाया था, तो इसकी जगह पर कौन सा एक्ट लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट लाया था। क्यों लाया गया था ये? 1773 के मतलब अधिनियम में कुछ कमी थी या उनके सुधार के लिए लाया गया था ये। यहाँ पे क्या था? एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। कितने सदस्य था ये? 6 सदस्य था। एक प्रकार का क्या था ये? द्वैत शासन था ये। ठीक है। देखिए जैसे हम ये देखते चल रहे हैं ना, 1600, 1726, 1773, 1781, फिर आपका 1784, फिर ये मैं बताऊँगा आपको 1786, 1793, 1813। ये मेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लिखा आता है कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक यात्रा पे टिप्पणी कीजिए या इसको लिखिए, तो हमें इसे पॉइंट वाइज लिख के बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इसे आप मेंस के अकॉर्डिंग भी अच्छे से समझते हुए चलिए। ठीक है। इसके बाद मैं कौन सा एक्ट कह रहा हूँ? एक 1786 का अधिनियम आया था। ठीक है। फिर आपको मैं कुछ लिख देता हूँ पॉइंट, फिर समझा देता हूँ एक साथ अच्छे से। फिर देखिए, फिर आएगा एक आपका एक अधिनियम 1793 का अधिनियम। फिर आएगा आपका 1813 का अधिनियम। फिर आएगा 1833 का अधिनियम। देखिए 1793 का अधिनियम क्या? इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। क्या कह दिया यहाँ पे 1793 के एक्ट में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके पहले कौन सा अधिनियम लिखा था मैंने? 1786। ये कुछ नहीं था। देखिए इस समय ना लगभग विश्व स्तर पर क्या चल रहा था, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका का युद्ध हार के ब्रिटेन आए थे। तो जब वो अमेरिका, क्योंकि देखिए 1776 में अमेरिका ने आज़ादी की घोषणा की और 1776 में वो घोषणा करेगा और 1783 तक अमेरिका आज़ाद हो जाता है। लगभग 7 साल उनका युद्ध चलता है, 1783 में वह आज़ाद हो जाता है। इसी के बाद यहाँ पे कॉर्नवालिस युद्ध हारता है, वहाँ किससे? वाशिंगटन से। तो यहाँ पे 1786 में अधिनियम इसलिए लाया गया था क्योंकि इस समय कॉर्नवालिस को भारत नहीं आने दिया जा रहा था गवर्नर जनरल के रूप में। तो उसके लिए यहाँ पे संसद में क्या पारित किया गया? एक अधिनियम पारित किया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना के भेजा गया? यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। अब समझिए आगे 1793 का अधिनियम क्या कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है अभी कितने वर्षों तक और कर सकती है? 20 वर्षों तक। मतलब कि अभी कोई अन्य कंपनी वहाँ पे नहीं आ सकती। कहाँ से? ब्रिटेन से। इसके अलावा फिर अगला अधिनियम कब आएगा? 20 वर्षों बाद 1813 में। 1813 में जब ये अधिनियम पास किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की क्या हुई? समाप्ति हुई। किंतु चाय के साथ और चीन के साथ अभी भी क्या था? कंपनी का
व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, अगली चीज क्या कही गई इसमें कि प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर कितना 1,00,000 रुपए खर्च का प्रावधान। और एक क्या कहा गया था कि ईसाई मिशनरीज को भारत में क्या अनुमति। देखिए, एक तो ये समझ लिया हमने किसके लिए लाया गया था, ये कार्नवालिस। ठीक है, दूसरी चीज 1793 के अधिनियम में क्या बताया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। फिर अगला 1813 का अधिनियम आया, 20 वर्षों बाद ही आया है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की क्या की गई, समाप्ति की गई। किंतु देखिए यहाँ पे अन्य कंपनी तो आ सकती है, लेकिन क्या नहीं कर सकते वे, एक चाय के साथ व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। इस पे एकाधिकार को क्या रखा गया, इनके रोक दिया गया। अगली चीज़ क्या कही इसमें कि प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, 1,00,000 रुपये खर्च किया जाएगा। अगला क्या कहा गया कि ईसाई मिशनरीज को भारत में अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या दी गई, अनुमति दी गई आने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगला एक्ट कब आएगा आपका 1833 में आएगा। और 1833 में जो एक्ट आया गया तो यहाँ पे क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार क्या हुई, यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ों में परिवर्तन हुआ, जैसे कि जो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ये क्या कहलाने लग गया आपका भारत का गवर्नर जनरल। कौन था ये, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये था यहाँ पे। और इसके अलावा क्या 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 है, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को क्या घोषित किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। किसके प्रयास से हुआ था ये, लगभग 1828 में ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। देखिए यहाँ पे ना लगभग चीज़ें तय होती जा रही थी, क्योंकि कर क्या रहे थे ब्रिटिश, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ाते जा रहे थे, मात्र ये 20-20 वर्षों के लिए। कहीं ना कहीं वे इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में भारत पे किसका अधिकार होगा, ब्रिटिश संसद का अधिकार होगा। देखिए 1793, फिर 1813, फिर 1833, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा गया कि कंपनी को भारत एक ट्रस्ट के रूप में दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ना उन्होंने क्या कहा कि आपको हमें किस रूप में दे रहे हैं, कि ट्रस्ट के रूप में दे रहे हैं। फिर अगला एक्ट आता है आपका यहाँ पे 1853 का एक्ट। देखिए अब क्या आएगा यहाँ पे 1853 का एक्ट आएगा। इसके तहत कुछ नहीं करा, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा है, कर्मचारी नियुक्ति के लिए क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। इंग्लैंड में होता था इस समय तो। ठीक है, इसके अलावा अगला कि जो निदेशक मंडल था हमारा, निदेशक बोर्ड था, कितने सदस्य थे इसके, 24। इस 24 सदस्यों को हटा के कितना कर दिया गया यहाँ पे, 18। ठीक है, इनकी संख्या 24 से घटा के कितनी कर दी गई, यहाँ पे 18 कर दी गई। तो हमने जो कंपनी के शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ है, लगभग उसमें हमने कितने अधिनियम देख लिए हमारे, 1600 ईस्वी तो हमने नॉर्मल देखा है, 1726, 1773, फिर 1791, फिर 1793, 1781, 1784, 1813, 1833 और 1853 का अधिनियम। इसके आगे का हम लोग अब क्राउन के अधीन देखते हैं।